दोस्तों इस बार शहर बदल गया है लेकिन कहानी लगभग वैसी ही है। इस कहानी के सेंटर में है एक मोस्क जो माना जाता है लगभग 500 साल पुराना है। वहीं पे एक हिंदू ग्रुप है जो ये क्लेम करते हैं कि इस मोस्क को बनाया गया है एक विष्णु के टेंपल को तोड़ के, और जहां पे ये मान्यता है कि कलयुग में विष्णु जी के जो 10वें अवतार कल्कि प्रकट होंगे वो इसी मस्जिद के अंदर प्रकट होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के संभल शहर में बने हुए जामा मस्जिद के बारे में, जहां पे 24 नवंबर को वायलेंस हुआ और अनफॉर्चुनेटली इस वायलेंस में 5 भारतीयों की मृत्यु हो गई। सो दोस्तों, इस झगड़े की पॉलिटिक्स में जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं इसके लीगल, इसके टेक्निकल और इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि भाई एक्चुअली मैटर है क्या ये जो डिस्प्यूट है ये बिल्कुल नया डिस्प्यूट है या इससे पहले भी यहां पे डिस्प्यूट होते रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। संभल के अंदर ये जो जामा मस्जिद है इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पे जो हिंदू ग्रुप्स हैं वो ऐसा क्यों क्लेम कर रहे हैं कि ये एक मंदिर था, ये एक मस्जिद नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर यहां पे होने वाला है वो होने वाला है हिस्टोरियंस का जो क्लेम है। तो एक्चुअली हिस्टोरियन भी यहां पे दोनों क्लेम कर रहे हैं। एक हिस्टोरियन का ग्रुप ऐसा है जो कहता है कि हिंदू टेंपल हुआ करता था, दूसरे हिस्टोरियन कहते हैं कि नहीं नहीं ये एक मस्जिद ही शुरुआत से हुआ करता था। उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो यहाँ का लीगल एस्पेक्ट है जो फिलहाल पेंडिंग चल रहा है, यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इस पूरे मामले में वो कहां पे फिट होता है। तो इस पूरे टॉपिक की अगर वो डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, तो आप इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहें और आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि इस मामले के बारे में आपका क्या कहना है। डिस्प्यूट की शुरुआत तब होती है जब संभल कोर्ट के अंदर 8 पेटिशनर्स ने यह क्लेम कर दिया कि यहां पे जो जामा मस्जिद मोस्क बना हुआ है ना, बेसिकली मोस्क है ही नहीं, यहां पे पहले एक विष्णु जी का टेंपल हुआ करता था जिसे कहते थे श्री हरिहर टेंपल। अब जब कोर्ट के अंदर मामला पहुंचा ना, तो कोर्ट ने पता क्या किया, कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह कहा कि आप इस मोस्क के अंदर जाएं, यहां पे फोटोग्राफी करें और वीडियोग्राफी करें और इस मामले की बॉटम तक पहुंचे। तो पहला जो सर्वे किया गया वो किया गया दोस्तों 19 नवंबर को, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, एकदम पूरा पीसफुल तरीके से हुआ। जो दूसरा सर्वे करने की बात पहुंची ना 24 नवंबर को, यहां पे मामला बिगड़ गया और यहां पे वायलेंस हुआ। एक ग्रुप का यह कहना है कि भाई 24 नवंबर को जब सर्वे करने के लिए आ रहे थे तो यहां पे बहुत सारे लोग जो है वो हिंदू ग्रुप से भी आए, वो लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे, बहुत कुछ वहां पे हुआ, तो इसलिए हम लोगों ने वहां पे वायलेंस किया। हालांकि ये तो पुलिस के अंदर मामला चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली बात ये पहुंचती है कि यहां पे 24 नवंबर को जब सेकेंड सर्वे होना था उस समय यहां पे वायलेंट क्लैशेस हुए। मोस्क कमेटी का यह कहना है कि इस पूरे मामले के अंदर एक्चुअली काफी ज्यादा गड़बड़ हुई है। सबसे पहली गड़बड़ तो यह हुई कि जिस दिन संभल कोर्ट के अंदर इस मामला गया ना, उसी दिन कुछ ही घंटों के अंदर वहां पे सर्वे करने का ऑर्डर दे दिया गया और यूपी की सरकार ने इमीडिएटली वहां पे सर्वे करवा दिया। दूसरी बात यहां पे हुई कि भाई जो मुस्लिम ग्रुप है यानी कि जो मोस्क कमेटी है उनको यहां पे कंसल्ट नहीं किया गया। तीसरी बात यहां पे हुई कि मुस्लिम ग्रुप्स को यानी कि जो मोस्क कमेटी है उसको मौका ही नहीं दिया गया कि वो लोकल कोर्ट के ऑर्डर को एटलीस्ट हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकें। तो इस पूरे वायलेंस के बाद एक पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशनर्स को यह कहा कि आप मेरे पास आने के बजाय आप पहले हाई कोर्ट के अंदर अपील करें। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे जो लोकल कोर्ट है उसको यह भी कहा है कि फिलहाल आप इस मामले को वहां पे रोक दीजिए, क्योंकि वहां पे जो शांति है ना उसको कायम करना यहां पे ज्यादा जरूरी है, और फर्दर आप इन्वेस्टिगेशन फिलहाल इस मामले में मत करिए। हालांकि जो वहां पे वायलेंस हुआ है उसके लिए देवेंद्र कुमार अरोड़ा जो कि एक रिटायर जज रहे हैं हाई कोर्ट के, इनकी जो है लीडरशिप के अंदर एक कमीशन वहां पे बनाया गया है जो इस पूरे वायलेंस की जांच करने वाले हैं। दोस्तों, राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि का डिस्प्यूट हम सबको पता है, लेकिन संभल के अंदर जो जामा मस्जिद है इसका डिस्प्यूट हमें रिसेंट हिस्ट्री में एज सच नजर नहीं आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे ना, तो 1878 के अंदर सबसे पहले बार मुरादाबाद कोर्ट के अंदर भी ऐसा ही केस फाइल किया गया था हिंदू ग्रुप्स के द्वारा। बाद में इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील किया गया, और उस समय जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस सर रॉबर्ट स्टुअर्ट, इन्होंने हिंदू ग्रुप की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। और उसको रिजेक्ट करने के पीछे बेसिकली यहां पे 3 रीजन थे। सबसे पहला रीजन इन्होंने ये दिया कि वहां पे जो आइडल जो क्लेम किया जा रहा है वहां पे कोई भी परिक्रमा पथ नजर नहीं आता है। देखिए हिंदू टेंपल्स में मोस्टली क्या होता है, जो सबसे जो डेटी वहां के होते हैं ना, वो मूर्ति होती है, उसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक रास्ता बना होता है। लेकिन यहां पे स्टुअर्ट ने यह कहा कि ऐसा कुछ भी मुझे नजर नहीं आता है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बात उन्होंने यह कहा कि हिंदू ग्रुप्स ने जो विटनेस यहां पे पेश किए हैं उनकी काफी पुअर क्वालिटी है और उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए उस समय एक रूल हुआ करता था
अगर कोई अगर जगह है जहां पे वर्शिप की जाती है, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, अगर 12 सालों तक उसके अंदर कोई भी प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो उसका पोजेशन लिया जा सकता है। लेकिन यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर हिंदू ग्रुप्स ये प्रूफ नहीं कर पाए कि वहां पे मुस्लिम जो है उसको यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब लगातार मुस्लिम जो है उस जामा मस्जिद को यूज करते रहे हैं। और जज साहब ने भी यही बोला कि भाई जब ये लोग इसको यूज कर रहे हैं तो हम आपको कैसे पोजेशन दे सकते हैं। सो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस वर्डिक्ट के बाद एक्चुअली इस जामा मस्जिद जो संभल के अंदर है कोई खास डिस्प्यूट हमें नजर नहीं आता है। तो कहानी में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा संभल मॉस्क यानी कि जो जामा मस्जिद मॉस्क है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो बाबर के जमाने में जो मॉस्क बनाए गए थे उसमें से 3 ही मॉस्क ऐसे हैं जो लगभग आज तक सर्वाइव कर रहे हैं। पहला मॉस्क है दोस्तों पानीपत के अंदर, जो इसको बोला जाता है काबुली बाग मॉस्क। दूसरा मॉस्क है दोस्तों, वो हुआ करता था बाबरी मस्जिद के अंदर, जिसको अनफॉर्चुनेटली 1992 के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जो तीसरा मॉस्क है दोस्तों वो है संभल के अंदर जामा मस्जिद। और कहा जाता है कि इन तीनों स्ट्रक्चर में से जो सबसे पुराना है वो संभल का ही मॉस्क यानी कि वो जामा मस्जिद है। उसके अलावा हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इस मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए, यूजली बाबर के बाद जितने भी फोर्ट्स वगैरह बनाए गए, जो बिल्डिंग्स बनाई गई है ना मुगल टाइम में, वहां पे रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ करता था। लेकिन संभल के फोर्ट के अंदर रेड सैंडस्टोन का यूज नहीं हुआ है, बल्कि इसकी कंस्ट्रक्शन में स्टोन्स का यूज हुआ है, पत्थरों का यूज हुआ है। और बाद में पत्थरों से जब दीवारें बनाई गई तो उसको प्लास्टर से कवर कर दिया गया। तो ये भी यहां पे बेसिकली काफी यूनिक चीज है। और इस यूनिक चीज ही नहीं है बल्कि ये एक डिस्प्यूट का रीजन भी है, क्योंकि ज्यादातर टेंपल इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाए जाते थे। दोस्तों, संभल का जो जामा मस्जिद मॉस्क है ना, इसको 1526 या 1527 के द्वारा बनाया गया था मीर हिंदू बेग के बारे में। देखिए, मीर हिंदू जो बेग है ना, ये बाबर से के साथ ही आए थे, काबुल से इंडिया के अंदर आए थे। और इनको संभल वाले एरिया का बेसिकली कह सकते हैं ऑफिसर थे, तो इन्होंने इसको बनवाया था। ये एक हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन कहता है। अगर आप संभल की डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे जाओगे ना, तो संभल का इतिहास एक्चुअली बहुत पुराना है। एक समय हुआ करता था जब यहां पे पंचाल रूलर्स हुआ करते थे 5th सेंचुरी बीसी के अंदर, जिसका रिकॉर्ड हमें मिलता है। उसके अलावा बाद में जब अशोका के एम्पायर के अंदर संभल को किया गया, बाद में जब दिल्ली सल्तनत जब बनी तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में भी संभल वाला रीजन रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वहां पे जो है तुगलक एम्पायर आया, और बाद में वहां पे आया लोदीज एम्पायर। और आपको पता होगा जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 के अंदर जब बाबर इंडिया में आया था, तो वो लड़ाई हुई थी बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। यानी कि बाबर आने से पहले संभल वाला जो रीजन है ये इब्राहिम लोदी के अंडर में हुआ करता था। तो फाइनली पानीपत की लड़ाई 1526 को जीतने के बाद इंडिया में मुगल रूल एस्टेब्लिश हुआ था। दोस्तों, जामा मस्जिद के इस पूरे डिस्प्यूट को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि अलग अलग हिस्टोरियंस को इसके बारे में क्या कहना है। यहां पे 2 अमेरिकन हिस्टोरियंस को जो है मैं कोट करने वाला हूं। एक है यहां पे हार्वर्ड क्रेन और दूसरे हैं यहां पे कैथरीन एशर। हार्वर्ड क्रेन का यह कहना है, देखिए बाबरनामा जो कि बाबर का मेमोयर है, बाबरनामा के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है संभल मॉस्क के बारे में। लेकिन बाबरनामा के अंदर यह मेंशन किया गया है कि एक ऑफिसर हुआ करते थे मीर हिंदू बेग, जो बाबर के साथ काबुल से आए थे और 1515 से लेके 1528 के बीच में, मतलब 2 बार उनको संभल का एरिया जो है वो रूल करने के लिए दिया गया था। और जो जामा मस्जिद है संभल के अंदर, यहां पे एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। उस इंस्क्रिप्शन के अंदर भी यह लिखा हुआ है कि इसको बनाया गया था मीर हिंदू बेग के द्वारा। देखिए, ये जो हिंदू वर्ड यहां पे लिखा गया है ना, आप इससे कंफ्यूज मत होना। ये एक मुस्लिम हुआ करते थे जो कि बाबर के साथ काबुल से आए थे, उनके ऑफिसर थे, उनकी आर्मी में थे। इनका नाम था मीर हिंदू बेग क्विंत। उनके साथ आए थे और उन्होंने इसको बनाया है। ऐसी ही कुछ कुछ बात जो है कैथरीन भी बोलती हैं, और कैथरीन भी ये कहती हैं, उन्होंने जो पूरा स्टडी किया बाद में कंक्लूजन निकाला, इन्होंने भी ये कहा 1526 में बाबर के ऑफिसर मीर हिंदू बेग के द्वारा इस मॉस्क को कंस्ट्रक्ट किया गया। सो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे आप ये कह सकते हो, दोनों हिस्टोरियंस ये बात को मानते हैं कि इस मॉस्क को मीर हिंदू बेग के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। उसके अलावा दोस्तों, हफीजुर रहमान फलाही ये एक आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं और एक हिस्टोरियन भी हैं। इन्होंने ये कहा कि भाई जो हिंदू बेग थे ना, इन्होंने कोई नया मॉस्क नहीं बनाया था, मतलब इसको स्क्रैच से, ग्राउंड से नहीं बनाया था। यहां पे पहले से ही एक मॉस्क बना हुआ था जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर बनाया गया था। इन्होंने बस उसको खाली रिपेयर किया है। और इवन आज भी अगर आप संभल के जामा मस्जिद के अंदर जाओगे ना, वहां पे आपको मुगल आर्किटेक्चर से ज्यादा वहां पे पठान आर्किटेक्चर के एविडेंस ज्यादा मिलते हैं। मतलब वहां पे पहले से ही एक मॉस्क बना हुआ था। ऑस्ट्रेलियन की एक हिस्टोरियन है जिनका नाम मतलब है एबा कोच, इनका भी यही कहना है
कि ये बेसिकली जो मॉस्क है ना वो पुराने मॉस्क के ऊपर बनाया गया है, मतलब पुराना मॉस्क यहाँ पे था उसको रिपेयर वगैरह करके थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके इसको बनाया गया है। सो यहाँ पे जो सबसे कंट्रोवर्शियल एविडेंस है जो हिंदू ग्रुप्स बेसिकली इस रिपोर्ट को काफी ज्यादा क्लेम भी कर रहे हैं, वो दिया गया था 1874 से लेकर 1876 के बीच में मिस्टर कैरलिल के द्वारा। एक्चुअली ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही ऑफिसर हुआ करते थे। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, टूर्स इन द सेंट्रल दोआब एंड द गोरखपुर, और उस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें कही गई जिससे यह पता चलता है कि एक्चुअली ये मॉस्क एक हिंदू टेंपल हुआ करता था या हिंदू टेंपल हो सकता है। उसके लिए उन्होंने यहां पे कुछ एविडेंस भी दिए। इन्होंने ये कहा भाई यहां पे जो रबल, जो ब्रिक्स, जो ईंटों का यूज किया गया है वो यूजली मॉस्क बनाने के लिए यूज नहीं होते हैं। हिंदू जब टेंपल्स बनाए जाते हैं तो एक पर्टिकुलर तरह की ईंटों का यूज किया जाता था और इसके अंदर भी वैसा ही यूज किया गया है। यहां पे जो पिलर्स, जो कॉलम्स बनाए गए हैं वो भी मॉस्क को बनाने की टेक्निक में यूज नहीं होते थे बल्कि टेंपल्स को बनाने की टेक्निक में यूज हुआ करते थे। मिस्टर कैरोलिन ने यहां पे बेसिकली एक परिक्रमा पथ वो भी पाया। जब इन्होंने सर्वे किया तो इनको यह लगा कि वहां पे जो गर्भगृह है उसके चारों तरफ परिक्रमा करने का शायद एक रास्ता हुआ करता था और कुछ एविडेंस भी उन्होंने यहां पे निकाल लिए। उसके अलावा जो मस्जिद के अंदर जो इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है जहां पे अमीर हिंदू बेग का नाम लिखा हुआ है कि उन्होंने बनाया था, इन्होंने कहा कि यार ये मुझे कोई खास इस पे भरोसा नहीं है। बेसिकली मुझे लगता है कि इसको बाद में कभी लिखा गया होगा और ये फोर्ज करके लिखा हुआ है। इसको प्राइमा फेसिया देखने से लगता नहीं है कि मस्जिद इतनी पुरानी है। दूसरी बात इन्होंने ये कही, पुराना एविडेंस देख के ये पता चलता है कि यहां पे बेसिकली दीवारें हुआ करती थी और इसका एक गेट हुआ करता था, लेकिन बाद में दीवारों को तोड़ के यहां पे 6 अलग से गेट बनाए गए हैं। तो इसकी मतलब बाद में इसको चेंज किया गया है, ये इन्होंने कहा। उसके अलावा टेंपल में, मॉस्क के अंदर में या मॉस्क के बाहर ऐसा देखा गया उनके द्वारा कि वहां पे कुछ एक्चुअली कुएं भी हुआ करते थे, कुछ गड्ढा टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हुआ करता था, हालांकि बहुत विजिबल नहीं है। और वो एक एविडेंस के तौर पे ये बताते हैं कि शायद यहाँ पे कुछ हवन वगैरह कुछ इस तरह का होता होगा। तो ये जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई इसके बेसिस पे अभी हिंदू ग्रुप ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई देखिए ये रिपोर्ट भी कहती है, लंबी चौड़ी डिटेल है क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे जाके सर्वे किया है, तो यहाँ पे एक हिंदू टेंपल हुआ करता था। लेकिन उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड हुआ करते थे अलेक्जेंडर कनिंगम, इन्होंने इस रिपोर्ट को लगभग रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने ये कहा कि जो इंस्क्रिप्शन वहां पे लिखी हुई है ना भाई मुझे तो काफी जेन्युइन नजर आती है। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग आर्गुमेंट है। एक आर्गुमेंट दिया गया मिस्टर कैरलिल के द्वारा जिन्होंने कहा वो इंस्क्रिप्शन मुझे फेक नजर आती है। दूसरी जो रिपोर्ट नजर आती है वो कनिंगम के द्वारा नजर आती है जिन्होंने कहा कि वो इंस्क्रिप्शन है उनको काफी जेन्युइन नजर आती है। उन्होंने क्या टेक्निक इसके लिए यूज किया, वो इस कंक्लूजन पे किस तरह से पहुंचे, ये हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन दोनों का यहाँ पे डिफरेंट सा आर्गुमेंट यहाँ पे बेसिकली नजर आता है। अब देखिए जरा, एक और हिस्टोरियन है मीनाक्षी जैन। मीनाक्षी जैन ने भी ये कहा है कि शायद यहां पे टेंपल हो सकता है। इसके लिए इन्होंने अपना अपना कुछ यहां पे एविडेंस बताया है। इन्होंने कहा है कि देखिए भाई यहां पे जो दीवारें वगैरह बनाने के लिए जो मटेरियल का यूज किया गया है वो यूजुअली टेंपल मटेरियल यूज किया गया है। जो यहाँ पे पत्थरों का यूज किया गया है, जो गेटवे वहां पे बनाया गया है, और इनका ये भी कहना है कि जो प्लास्टर के द्वारा जो दीवारों को कवर किया गया है ना वो शायद इसीलिए कवर किया गया होगा कि ये जो दीवारों के बनाने की टेक्निक है ना वो शायद टेंपल्स के अंदर यूज होती होगी। इन्होंने ये कहा जामा मस्जिद के अंदर जो डोम है उस डोम के अंदर एक चेन लगी हुई है। और हिंदू ग्रुप्स का ये कहना है और मीनाक्षी का ये कहना है कि ये एक मंदिर की घंटी हुआ करती थी। ऐसा देखिए प्रॉपर 100% एविडेंस नहीं कह सकते, लेकिन वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं। उसके अलावा जो हिस्टोरियन का एक जो आर्गुमेंट है वो ये कहना है, देखिए उनका यह कहना है कि जब आप अयोध्या की बात करते हो, ठीक है, या फिर आप पानीपत की बात करते हो, इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था। पानीपत के अंदर बाबर ने मस्जिद इसीलिए बनवाया क्योंकि वहां पे उसने जो है बैटल को जीता था। अयोध्या के अंदर इसलिए बनवाया गया क्योंकि उसका हिंदूज के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस था। और संभल के अंदर टेंपल को तोड़ के मस्जिद इसलिए बनवाया गया क्योंकि इसका भी हिस्टोरिकल रेलेवेंस है हिंदू धर्म के अंदर। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि विष्णु जी के जो लास्ट अवतार यानी कि जो कल्कि उनका जन्म होगा ना वो संभल के अंदर होगा। और मीनाक्षी जी का यह कहना है कि बाबर या जो हिस्टोरियंस थे या जो मीर हिंदू बेग थे उनको इस बारे में पता होगा और इसी सिग्निफिकेंस को देखते हुए उन्होंने यहां पे एक मस्जिद बनाया होगा किसी टेंपल को तोड़ के, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि आईने अकबरी के अंदर जो अबुल फजल हैं उन्होंने भी लिखा हुआ है कि हिंदूज मानते हैं कि यहाँ पे विष्णु जी के 10वें अवतार जन्म लेंगे। मतलब उस समय के रूलर्स को पता था कि यहाँ पे जो है इसका एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस बहुत ज्यादा, कल्चरल रेलेवेंस, वो रेलेवेंस जो है वो हिंदूज के लिए है।
तो उन्होंने ये कहा। हालांकि मीनाक्षी जी ने यह भी कहा कि बाबरी के अंदर कहीं पे भी जो आईने अकबरी है या बाबरनामा लिखा गया, उसके अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि यहां पे टेंपल को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। हालांकि बाबरनामा के अंदर कई जगह पे मेंशन किया गया है कि फलाने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, लेकिन संभल के बारे में यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो बेसिकली क्या है ना, हिस्टोरियंस अपने अपने हिसाब से एविडेंस कलेक्ट करते हैं और फिर आपके सामने जो है वो एक प्रूफ लेके आते हैं। अभी प्रेजेंटली जो हिंदू ग्रुप के द्वारा केस फाइल किया गया था, उन्होंने भी कुछ एविडेंस यहां पे दिए, जिसमें से कुछ एविडेंस तो आपको मैंने बता ही दिया है। वो घंटी वाला आपको मैंने एविडेंस बता दिया, जो कोलम है, जो परिक्रमा पथ है, ये उन्होंने यहां पे कुछ कुछ बताया है। उसके अलावा एक एविडेंस ये भी दिया जाता है कि मंदिर के, देखिए, एक स्कंद पुराण का कुछ एविडेंस उन्होंने यहां पे दिया है। स्कंद पुराण दोस्तों 1000 से लेके 1500 साल पुराना एक ग्रंथ है, और इस स्कंद पुराण के अंदर संभल जो सिटी है, इसका एक नक्शा, एक मैप उन्होंने बनाया था, जिसके सेंटर में उन्होंने यहाँ पे एक टेंपल दिखाया है। तो इसे हरि मंदिर जो है वो कहा जाता है। और यहाँ पे कई अलग अलग तरह के कुएं, यानी कि हवन कुंड या फिर यज्ञ कुंड और इस तरह की बात वहां पे कही गई है। आज भी संभल के अंदर एक कल्की मंदिर भी बनाया गया है, जो आज भी है, लेकिन वहां पे बीच वाला जो हरिहर मंदिर है ना, वो आज भी नहीं है। तो इनका यह कहना है कि हिंदू ग्रुप का, कि भाई स्कंद पुराण के अंदर जब क्लियर कट मेंशन किया गया है कि यहाँ पे एक टेंपल हुआ करता था, तो वो टेंपल कहाँ गायब हो गया? कहीं ना कहीं उस टेंपल को तोड़ के ही मस्जिद बनाया गया होगा। तो इन्होंने एक आर्गुमेंट यहाँ पे दिया। मंदिर के बिल्कुल बगल में ही और मस्जिद के बिल्कुल बगल में ही एक कुआं हुआ करता था दोस्तों। वहां पे हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग, ये जो हिंदू हुआ करते थे, वो वहां पे जैसे दिवाली के दिन वहां पे दिए वगैरह जलाने जाया करते थे। कई तरह की छोटी छोटी जो शादी वगैरह में सेलिब्रेशन होती है, वो उस कुएं के आसपास में सेलिब्रेट की जाती थी। मतलब हिंदूज बेसिकली वहां पे पूजा अर्चना किया करते थे। 2012 के अंदर क्या हुआ, वहां के जो लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने इसको बंद करवा दिया। उन्होंने कहा भाई मस्जिद के पास इस तरह की जो हिंदू एक्टिविटी होती हैं वो अच्छी नहीं है, तो उसको बंद करवा दिया। तो ये कुछ कुछ यहाँ पे जो एविडेंस दिए गए हैं, जिनके बेसिस पे हिंदू ग्रुप ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एक मस्जिद हुआ करता, तो इसको तोड़ के यहाँ पे बनाया गया है। लेकिन देखिए, कोई वहां पे मंदिर था, मस्जिद था, किसको तोड़ के क्या बनाया गया, इसके लिए जो सबसे स्ट्रोंग जो एविडेंस दिया जाता है ना, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिया जाता है। ठीक है, जैसे अयोध्या के अंदर भी ऐसा ही हुआ। लेकिन क्या सिर्फ आर्किटेक्चर के बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे मस्जिद था या मंदिर था? इसके लिए एक हिस्टोरियन सोहेल हाशमी जी का एक बड़ा शानदार आर्गुमेंट है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप सिर्फ आर्किटेक्चर पे जाओगे ना, तो ये काफी मिसलीडिंग हो सकता है। बेसिकली देखिए, हजारों साल से बहुत सारे लोग आपस में अलग अलग धर्म को मानने वाले साइड बाय साइड रहते हैं, तो एक दूसरे का वो कल्चर, एक दूसरे का आर्किटेक्चर, एक दूसरे की फूड हैबिट्स, एक दूसरे की जो है स्पीकिंग हैबिट्स, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि इससे कल्चरल एक्सचेंज होता है। तो इनका ये कहना है कि जो हम लोग बात करते हैं ना इस्लामिक आर्किटेक्चर, इनका कहना है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर एक्चुअली कुछ है ही नहीं। इस्लामिक आर्किटेक्चर अलग अलग जगह से बोरो की गई है, और ये बिल्कुल सच्ची बात भी है। जैसे यहां पे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर यूजुअली आपको एक डोम दिखेगा। इन्होंने कहा ये डोम तो एक्चुअली कहां से आया है? ये डोम आया है रोमन एम्पायर से, क्योंकि प्री क्रिश्चियन एरा में जो रोमन एम्पायर हुआ करता था, वो डोम बनाया करते थे, तो ये तो करेक्टर वहां से आया है। उसके अलावा जो आर्क होती है, देखिए इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर आर्क, ये इस तरह की जो आर्क होती हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इन्होंने कहा कि ये जो आर्क है ना, ये तो सुमेरियन जो है, सुमेरियन सिविलाइजेशन से आई है, तो इसको इस्लामिक तो कुछ है ही नहीं। जैसे बहुत सारे चाइना के अंदर, कश्मीर के अंदर आज भी ऐसे मॉस्क हैं जहां पे इस तरह की, और ये जो मीनारें हैं, ये मीनार वहां पे है ही नहीं। तो इनका यह कहना है कि सिर्फ आर्किटेक्चर को देख के मोटे मोटे तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपरली इस्लामिक आर्किटेक्चर है या नहीं है। बहुत सारे इस्लामिक आर्किटेक्चर इंडिया में आपको वहाँ पे हिंदूज का भी, ग्रीक्स का भी, चाइना का भी आपको कुछ कुछ एविडेंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये बेसिकली इनका यहाँ पे एक आर्गुमेंट इन्होंने यहाँ पे दिया है। अब ये तो चलिए कोर्ट डिसाइड करेगा, या जो टेक्निकल टीम है वो डिसाइड करेंगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा फ्यूचर में जो भी होगा बेसिकली। तो हम इसके उस ज़्यादा एस्पेक्ट के बारे में नहीं जाएंगे। अब सवाल यह है कि भाई इसका लीगल एंगल क्या है, वो भी समझने की जरूरत है। देखिए, इंडिया में है भाई एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या जब इशू हो रहा था तब भी इसके बारे में खूब सारी चर्चाएं हुई। मध्य प्रदेश के अंदर भी इसी तरह के मस्जिद को लेके काफ़ी इश्यूज क्रिएट हुए हैं। धार जिसका नाम है, उसको लेके भी ऐसी बातें होती हैं। कृष्ण जन्मभूमि को लेके मथुरा में जो है उसको लेके भी जब बात होती है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सामने आता है। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक्चुअली है क्या, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है
कि भाई 15 अगस्त 1947 जब इंडिया आजाद हुआ था, हमारा इंडिपेंडेंस डे, इससे पहले जिस भी जो वर्शिप वाली जगह है, चाहे वो धर्म, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन 15 अगस्त 1947 तक जो स्ट्रक्चर जिस भी धर्म के द्वारा फॉलो किया जाता है वो वैसा ही रहेगा। आप उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते हो, उसको आप वैसे ही मेंटेन रखोगे जैसा वो 15 अगस्त से पहले था। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि जो 15 अगस्त 1947 को था आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। अगर वो मस्जिद था तो मस्जिद रहेगा, मंदिर था तो मंदिर रहेगा, गुरुद्वारा था तो गुरुद्वारा रहेगा, चर्च है तो चर्च रहेगा, आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन ये है कि भाई इसका जो सेक्शन 5 है वो ये कहता है कि ऐसे कोई भी मॉन्यूमेंट जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर में आते हैं ना, उनको एक्सेप्शन दे दिया गया, मतलब उनका कैरेक्टर चेंज हो सकता है। और यहां पे एक एक्सेप्शन दिया गया था राम जन्मभूमि को लेके, जो बाबरी मस्जिद वाला डिस्प्यूट था, क्योंकि ये आजादी से पहले ही चल रहा है, तो इस वजह से इसको भी यहां पे एग्जाम्पशन दे दिया गया था। तो मोटे मोटे तौर पे आप ये कह सकते हो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत आप जो संभल के अंदर जो जामा मस्जिद है इसके कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे जब कैरेक्टर को चेंज ही नहीं कर सकते तो भाई फिर सर्वे कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल उठता है। एक्चुअली ये शुरुआत होती है कई साल पहले 2022 से ही। बेसिकली डीवाई चंद्रचूड़ जी की एक बेंच के अंदर एक मामला गया था ज्ञानवापी मोस्क का, और ज्ञानवापी मोस्क के अंदर भी ये आर्गुमेंट दिया गया था कि साहब जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, आप ज्ञानवापी मोस्क के जो नेचर है, कैरेक्टर, उसको चेंज नहीं कर सकते। वो मामला गया था चंद्रचूड़ जी की बेंच में गया था। इन्होंने ये कहा उस समय पे, ओरल कहा, रिटर्न में कुछ नहीं है, सिर्फ ओरल कहा। इन्होंने कहा कि भाई हम मानते हैं कि स्टेटस चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इंक्वायरी तो हो सकती है ना। इन्होंने यह कहा कि किसी प्लेस ऑफ वर्शिप की इंक्वायरी करने का मतलब यह नहीं कि हम उसका कैरेक्टर चेंज कर रहे हैं। इंक्वायरी तो हो सकती है, टेक्निकल जो एंगल है वो तो देखा जा सकता है, हाँ उसका कैरेक्टर चेंज नहीं करेंगे, ये बात पक्की है। तो जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो कई सारे जो हाई कोर्ट के या लोअर कोर्ट के जो जजेस हैं वो उसको इस बात पे मान के चल रहे हैं कि सर्वे तो करवा ही सकते हैं। और संभल कोर्ट के अंदर भी ऐसा ही हुआ, उसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर धार मोस्क के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि कुछ जजेस क्या कर रहे हैं, वो चंद्रचूड़ जी के इस स्टेटमेंट को ये मान के चल रहे हैं कि आप सर्वे करवा लीजिए, जो इन्होंने कहा, हालांकि रिटर्न में नहीं है। और इसकी वजह से एक पेंडोरा बॉक्स यहां पे ओपन हो गया है। तो अभी कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है, क्रिटिक्स का ये कहना है कि भाई ये चंद्रचूड़ जी के करियर की शायद सबसे बड़ी गलती रही होगी, क्योंकि चंद्रचूड़ जी के ये कहने के बाद क्या होगा ना, अभी एक मैसेज आएगा कि आप इन मस्जिद के अंदर जो है वो सर्वे करवा लीजिए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इंडिया में बहुत सारे मस्जिद ऐसे रहे होंगे जो किसी ना किसी दूसरे धर्म स्थल को, खासकर मंदिरों को तोड़ के बनाए गए होंगे। हालांकि उनमें से कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अयोध्या वाला हो गया, फिर आपका मथुरा में हो गया। लेकिन क्या अभी आप इतने सारे मॉस्क जो हैं उनका सर्वे करवाने बैठोगे? तो क्रिटिक्स का यह कहना है कि चंद्रचूड़ जी के करियर का एक्चुअली हो सकता है सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी हो, और मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो अपने आप में ही सुप्रीम कोर्ट में है, और आप क्योंकि उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकते, और जुडिशियल रिव्यू बेसिकली हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो कोर्ट के अंदर भी मामला चल भी रहा है कि भाई जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या ये लीगल है भी कि नहीं, ये अलग से सवाल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यहां पे एक लीगल बैटल अलग से चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जो संभल कोर्ट के जो जज थे उन्होंने एक दिन के अंदर ही डिसीजन दे दिया सर्वे करवाने का। तो ये बेसिकली पूरा हंगामा यहाँ पे इस तरह से चल रहा है अनफॉर्चुनेटली, और जो नहीं होना चाहिए बेसिकली। मतलब ठीक है, टेक्निकल चीज़ें जो अलग हैं वो अलग हैं, जो जुडिशरी के अंदर मामला है वो अलग है, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इस मामले में क्या लगता है कि भाई जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, क्या वो पूरी तरह से इंटैक्ट रहना चाहिए अपने आप में, क्या उसके अंदर चेंजेस करने की जरूरत है? और देखिए, जो चीज़ें इतिहास में हो गई वो हो गई, राइट। अभी प्रेजेंट देखिए, जो प्रेजेंट लोग हैं चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इतिहास में 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 500 साल पहले किस रूलर ने क्या किया, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो क्या उनकी फेथ को या उनको उसके लिए सजा मिलनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो हमारे सामने हैं, और आपसे भी मेरा यही सवाल है, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो सर्वे हैं उनको अलाउ किया जाना चाहिए? जो पेंडोरा बॉक्स है क्या उसको ओपन कर देना चाहिए? क्योंकि इससे ना समाज में बेसिकली कड़वाहट ही फैलती है ना।
हम लोग गंगा जमुनी तहज़ीब की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, वन नेशन की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से जो सोशल हार्मनी है, कहीं न कहीं वो डेफ़िनिटली नेगेटिवली इम्पैक्ट तो होती ही है। एक तरफ यहाँ पे जो है लीगल एस्पेक्ट है, दूसरी तरफ यहाँ पे जो टेक्निकल हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। तो सबके बीच में बैलेंस जो है हम बना के चलें, ताकि समाज जो है वो एक साथ जो है वो आगे बढ़ सके। और इतने सालों से जब लोग साथ में रह रहे हैं, तो क्योंकि वैसे भी संभल में देखा जाए तो इस तरह का डिस्प्यूट का कोई खास हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे सामने है नहीं। संभल अपने आप में लगभग लगभग काफ़ी समय से पीसफुल रहा है। तो एक किसी ऐसी नई साइट को लेके इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना वो कहाँ तक जायज़ है, और क्या इन सब चीज़ों के ऊपर बात जो है एक बायस्ड वे में होनी चाहिए, वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? तो दोस्तों, आज इसकी वीडियो में इतना ही करूंगा। मेरे ख्याल से सारे टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं जो हम लोगों ने डिसाइड किए थे। अगली वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।